हेलो एवरीबॉडी, आई एम निशांत भारती एंड आई एम MBBS स्टूडेंट एट PMCH पटना। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या लास्ट के 3 मंथ्स में भी पढ़कर नीट निकाला जा सकता है या नहीं, और अगर निकाला जा सकता है तो कैसे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो मैं ये बात आपको साफ साफ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि नीट निकालना कोई गाजर का हलवा नहीं है, बल्कि ये बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर आपको अपने 11th और 12th के सिलेबस का बेसिक्स क्लियर है, यानी आपको सिलेबस के बारे में हल्का फुल्का भी आइडिया है, तो अगर लास्ट के 3 मंथ्स में आप अभी भी अगर जी जान लगा कर लग जाते हो तो नीट निकालना अभी भी संभव है। आपको यूट्यूब पे ऐसे ढेरों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिन्होंने लास्ट के 3 मंथ्स में जी जान लगा कर अपने मेहनत किया और नीट क्रैक भी किया। तो आपको भी अब सब कुछ छोड़ छाड़ कर नीट क्रैक करने के लिए, नीट 2024 को क्रैक करने के लिए इसके पीछे लग जाना है और एंड तक कंसिस्टेंसी से अपना हार्ड वर्क करते रहना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको अपने नीट के सिलेबस का बेसिक्स क्लियर है तो कैसे लास्ट के 3 मंथ्स में पढ़कर आप 650 प्लस स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले तो अगर 650 प्लस स्कोर करना है तो आपको मिनिमम बायो में 350 तो स्कोर करना ही होगा, कैसे भी करके 350 तो लाना ही होगा। इसके बाद जो बाकी के बचे 300 मार्क्स हैं उसमें से 150 आपको फिजिक्स में लाना होगा और 150 केमिस्ट्री में। अगर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में से कोई पार्ट वीक है तो फिजिक्स में कम, अगर फिजिक्स वीक है केमिस्ट्री में कम, अगर केमिस्ट्री वीक है, लेकिन किसी भी तरीके से दोनों में मिलाकर 300 तो लाना ही होगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री में कंबाइंड 300 लाना ज़्यादा टफ नहीं है अगर आप सही अप्रोच से चले तो। अभी आपके पास 3 महीने बचे हैं, फरवरी, मार्च और अप्रैल। इन 3 मंथ्स में आपको क्या करना चाहिए ताकि आप 650 स्कोर पहुंच सको। सबसे पहले जो आपको करना है वो अपने वीक चैप्टर्स का रिवाइवल करना है, यानी मॉक टेस्ट में आप वो सारे चैप्टर्स जिनके की क्वेश्चन को आप छोड़ देते हो, तुक्का लगा देते हो या फिर मिस्टेक कर देते हो, उन सारे चैप्टर को आपको दोबारा से पढ़ना है और उसे पूरी तरीके से क्लियर कर लेना है। इसके बाद सेकेंड काम आपको ये करना है कि वीक चैप्टर्स को कंप्लीट करने के साथ साथ आपको स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को रिवाइज भी करते रहना है। रिवाइज करने के लिए एक टेबल बनाओ, उसमें सारे चैप्टर्स के नाम लिखो। सारे चैप्टर्स के नाम लिखने के बाद हर चैप्टर के सामने 20 डेज या 15 डेज के बाद उसे रिवाइज करने का प्लान बनाओ और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करो। तीसरा काम तुम्हें यह करना है कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज मच एज पॉसिबल। देखो, हर चैप्टर का 50 से 100 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस तो करके ही जाना होगा, क्योंकि जब मॉक टेस्ट देते हैं हम, या जो रियल टेस्ट है, रियल एग्जाम है, उसमें जब हम बैठेंगे तो वहाँ हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है। तब भी अगर तुम चाहते हो कि वहाँ तुम्हारा हाथ चलता रहे, चाहे माइंड ब्लैंक हो जाए लेकिन हाथ चलता रहे, तो वो तभी पॉसिबल है जब आप इनफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर कर जाओगे। चौथा काम जो तुम्हें करना है वो है PYQ सॉल्व करना शुरू कर दो, क्योंकि अब अगर PYQ सॉल्व करना शुरू नहीं किया और इसे अगले महीने या लास्ट मंथ के लिए रहने दिया तो बहुत कम टाइम बचा होगा और उस समय फिर तुम्हें रिग्रेट करना पड़ेगा। अब तुमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया, PYQ भी सॉल्व कर लिया, इसके बाद जो चीज़ बचती है वो है पेपर का एनालिसिस करना। अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो या PYQ सॉल्व कर रहे हो और उसके बाद पेपर का एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो क्वेश्चन मत ही बनाओ, पेपर मत ही बनाओ, क्योंकि जो हम पेपर बनाते हैं उसका मेन मोटो ही ये होता है कि हम अपनी गलतियों को पहचान सकें और उसे सुधारने के लिए उस पर कोशिश कर सकें। तो अपनी गलतियों को पता करने के लिए पेपर का एनालिसिस ज़रूर करो। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी। बाकी सारे फैक्टर्स एक तरफ और कंसिस्टेंसी वाला फैक्टर एक तरफ। आखिर में जो आपकी नैया पार लगाने वाला है वो यही फैक्टर है, कंसिस्टेंसी का फैक्टर। सो बी कंसिस्टेंट टिल द एंड। सो 90 डेज कंसिस्टेंसी के साथ अपने आप को एकदम फुल कैपेसिटी पर यूज कर लो, क्योंकि उसके बाद लाइफ सेट है। एक बात ज़रूर याद रखना, पैसा है तो इज्जत है, लेकिन अगर बिना पैसा का भी इज्जत है तो वो सिर्फ डॉक्टर के प्रोफेशन में ही है। सो मेहनत करते रहो गाइज, मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में।